कहा जाता है कि जरूरत से ज़्यादा पैसा और पावर इंसान संभाल नहीं सकता, क्योंकि वो उसको संभालने के काबिल ही नहीं होता। ठीक इसी तरह अगर आप अमीर बन भी गए लेकिन आप खुश नहीं रह रहे हैं तो उस पैसा उस दौलत का क्या ही मतलब होगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हम पैसे की साइकोलॉजी को सीखेंगे और जानेंगे कि एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा ज़रूरी है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपको कई ऐसी किताबें मिल जाएगी जो बताती है कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है, एक मजबूत कंपनी कैसे चुने, अपना पैसा कहाँ निवेश करे, कैसे इन्वेस्टमेंट करे। मगर ऐसी गिनी चुनी ही किताबें हैं जो आपको बताती है कि पर्सनल फाइनेंस है क्या, ये क्यों ज़रूरी है, और ये बात द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर कौन बता सकता है। मॉर्गन हाउसेल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी में पैसों की साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश की है और बेहद ही आसान शब्दों में पैसों की साइकोलॉजी को समझाया है। सबसे अच्छी बात, मनी, बिजनेस, फाइनेंस से जुड़ी किताबें लोग इसलिए पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वो काफ़ी जटिल भाषा में लिखी होती है। मगर साइकोलॉजी ऑफ मनी के साथ ऐसा नहीं है, ये काफ़ी आसान भाषा में है। इस वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र करेंगे। 1. पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाई कर्मचारी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन गया। वहीं दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी कमाने वाला कंपनी का एम्प्लॉय अपने गलत रवैये की वजह से बैंकरप्ट हो गया। दूसरा, हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, उनके लिए मिनिमम किराया भरना भी बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी का एम्प्लॉय 1 लाख की सैलरी पर भी नाखुश रहता है। कुल मिलाकर आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हो ये आपकी खुशी नहीं तय करती, बल्कि आप किस माहौल में रह रहे हैं उस पर तय करता है। तीसरा, कितना पैसा काफ़ी है। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा, काम करना बंद कर देंगे। लेखक एक आदमी का उदाहरण देते हैं जो कि एक स्कीम चलाकर बहुत ही अमीर हो गया था, जिसने एक फिक्स स्कीम चलाई थी। उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि सच ये है कि वो आदमी पहले से ही एक बड़ा और सफल बिजनेसमैन था, मगर इसके बाद भी उन्होंने फिक्स स्कीम चलाई, धोखे से पैसे कमाने के लिए स्कीम चलाई। उन्हें जितने पैसों की ज़रूरत थी उतना वो अपने बिजनेस से आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस आदमी की कहानी सुनकर हम ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन जाए, ज़रूरी नहीं है कि खुश रहे। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। 4. पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे को भले ही अब तक के सबसे महान इन्वेस्टर में गिना जाता है, मगर सच ये है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद बनी। वॉरेन बफे के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग को। 5. अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फ़र्क है। अमीर होने के बहुत से रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने के सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सोच समझकर खर्च करना। 6. बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेते। मार्केट में हज़ारों कंपनियों के शेयर्स मिल जाएंगे, मगर इनमें से कुछ गिने चुने ही शेयर हैं जो आपको सच में अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मत से इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और काफ़ी हद तक एक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कुछ नहीं कमाने से तो बेहतर ही है। 7. इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाने के लिए इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इतिहास की परिभाषा में ये एक असामान्य घटना है। अगर आप असामान्य घटनाओं के दोबारा होने का अनुमान लगा रहे हैं तो इसे बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 सालों से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी वहाँ मंदी जैसी कोई चीज़ ही नहीं दिखती है। 8वां, खुद को ज़्यादा बेहतर समझने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है।
आज जो चीज़ चल रही है वो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वही चीज़ चलेगी। इंडेक्स फंड्स भी 50 साल पुराने हैं और बिटकॉइन भी कुछ 10-15 साल ही पुराना है। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आज जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है ज़रूरी नहीं है कि वह हमेशा ही रहेगा। खुद को हमेशा बदलाव के लिए तैयार रखें। 9, पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होती है। पैसिव इनकम मतलब रेंटल इनकम, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज़्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और जो आपका दिल करना चाहे, जो आपका पैशन हो, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसे कमाने के लिए किसी के लिए नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप फाइनेंशियली फ्री होगे। 10, संपत्ति वो है जो नज़र नहीं आती। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश मैं करोड़पति बन जाता, मगर असल में उनके कहने का मतलब होता है कि काश मेरे पास 1 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए होता। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए और आप उसे पूरी तरह से खर्च कर दे तो आपकी ये आदत आपको जल्दी कंगाल बना सकती है। तो अगली बार जब आप किसी को महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए देखें तो ये ज़रूर समझ ले कि वो अमीर नहीं बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहा है। अमीरियत तो देख सकते हैं मगर उनके खाते में असल में कितने पैसे पड़े हैं आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि किसी की संपत्ति देखकर उससे प्रभावित ना हो। 11, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो याद रखें किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वही स्टॉक बेचने वाले के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे हैं और उस वक्त के लिए हो सकता है कि वो अच्छी डील हो। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले किसी ने अमेज़ॉन के शेयर लिए होंगे तो वो इस समय 2600% के फ़ायदे पे बैठा होगा, मगर वही किसी के लिए अमेज़ॉन के शेयर इस लेवल पर महंगे होंगे क्योंकि वो एक ई-कॉमर्स कंपनी के तौर पर अमेज़ॉन के बिजनेस का अंदाज़ा लगा रहा होगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी को हर उस इंसान को जानना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस से लेकर इन्वेस्टिंग तक और फाइनेंशियल डिसीजन से लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताती है। हम में से कई लोग पैसे को खुशियों से मापते हैं, मगर किताब इस मानसिकता को सिरे से गलत साबित करती है। साथ में पैसे को लेकर कैसा बिहेवियर रखना चाहिए ये भी बताती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर चाहे कितने भी वीडियोस बन जाए, कितनी भी बुक समरीज लिख दी जाए, कितने भी बुक रिव्यूज़ लिख दिए जाए, मगर मेरा मानना है कि इस किताब की सीख इसे पढ़कर ही समझ आएगी। इसलिए हो सके तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी को पढ़ने की कोशिश कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।